आज तक आपने कई सारी फिल्में और वेब सीरीज तो देखी होगी जिसमें एक सीरियल किलर होता है जो एक एक करके काफी सारे इंसानों को मारता रहता है। लेकिन किलर कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, उसे पुलिस आखिर में पकड़ ही लेती है। और आज मैं आपको एक ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जिसे पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई, जो मर्डर करने के बाद पुलिस को कोड लैंग्वेज में एक लेटर भी लिखता था, जिसमें से एक लेटर ऐसा भी था जिसे पुलिस को समझने में 51 साल लग गए। एक ऐसे ही किलर ने पुलिस वालों की रातों की नींद उड़ा दी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। और यह कहानी है वेनेसिया कैलिफोर्निया। 20 दिसंबर 1968, समय था रात के 11 बजे। स्टेला बोर्गोस लेक हरमन रोड पर अपनी कार ड्राइव करके जा रही थी, तभी उसकी नजर रास्ते पर पड़ी दो बॉडियों पर पड़ती है। वो यह बॉडी देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसी समय पुलिस को फोन करती है और तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। तो पुलिस देखती है कि यहाँ पर दो बॉडियां पड़ी है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बॉडियों की जाँच की, जिसमें से एक बॉडी लड़की की थी और दूसरी बॉडी लड़के की। लड़की का नाम था बेटी ल्यू जेसन और लड़के का नाम था डेविड। बेटे की उम्र लगभग 16 साल थी और डेविड की उम्र 17 साल। यह दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट थे। डेविड की मौत कान के पास गोली लगने से हुई थी, जबकि बेटी की मौत पीठ पर 5 गोलियां लगने से हुई थी और बेटी की बॉडी कार से कुछ दूरी पर पड़ी थी, जिससे यह तो क्लियर था कि जब बेटी वहां से भागने की कोशिश कर रही थी तभी किलर ने उसकी पीठ पर गोलियां बरसा दी। और पुलिस को वहां पर एक अनजान गाड़ी के टायरों के निशान भी मिलते हैं, जिससे यह तो साफ था कि वहाँ पर एक और कार रुकी थी। पुलिस को मर्डर से जुड़े ज्यादा सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन पुलिस को यह यकीन तो होता है कि यह अटैक किसी स्ट्रेंजर ने किया है। ज्यादा सबूत नहीं मिलने की वजह से यह केस ठंडा पड़ जाता है। 7 महीने बाद 4 जुलाई 1969, एक कपल डार्लिन और माइकल मैगो अपनी कार को द ब्लू पार्क, जो कि पहले वाले मर्डर लोकेशन से केवल 6 किलोमीटर दूर था, यह दोनों अपनी कार में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आती है और कुछ देर बाद वह कार वापस चली जाती है, लेकिन उसके 10 मिनट बाद वो कार वापस वहाँ पर आती है, जिसमें से एक आदमी निकलता है और उसके हाथ में एक गन और एक फ्लैश लाइट होती है। माइकल को लगता है कि शायद वो आदमी पुलिस वाला है और तभी वो आदमी इनको 5 बार गन से शूट करता है और अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगता है। माइकल दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी किलर फिर से गाड़ी की तरफ बढ़ता है और तभी माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड पर गोलियां चलाने लगता है। उसी रात पुलिस को एक कॉल आता है। कॉलर पुलिस को बताता है कि उसने ब्लू रॉक पार्क में उसने 2 लोगों का मर्डर कर दिया है। उसने ये भी कहा कि लेक हरमन रोड पर बेटी और डेविड का मर्डर भी उसी ने किया था। फिर किलर कॉल को काट देता है और वहाँ से चला जाता है और तभी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पार्क में पहुँचने पर पुलिस देखती है कि एक यंग कपल कार में जख्मी हालत में पड़ा है। पुलिस दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है। जब तक पुलिस हॉस्पिटल पहुँचती है तभी रास्ते में डार्लिन की मौत हो जाती है और माइकल सरवाइव कर जाता है। पुलिस ने माइकल से कुछ पूछताछ की तो माइकल ने बताया किलर व्हाइट मैन था, जिसकी एज 25 से 30 साल के आसपास थी और जिसकी हाइट 5 फुट थी। उसके बाल ब्राउन थे। 1 महीने बाद 31 जुलाई 1969 पुलिस वालों को एक लेटर मिलता है। लेटर भेजने वाला अपने आप को किलर बताता है। उसका कहना यह था कि वह प्रूफ कर सकता है कि वो किलर है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे सबूत थे जो केवल पुलिस या किलर को ही पता हो सकते हैं। लेटर के साथ 3 फाइबर कोड भी थे। किलर यह चाहता था कि यह कोड न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाए जाएं, वरना वह लोगों को ऐसे ही मारता रहेगा। ऐसे में न्यूज़पेपर में यह कोड 1 अगस्त 1969 को प्रिंट करवा दिया गया। 4 अगस्त को एक और लेटर आता है जिसमें लिखा होता है डियर एडिटर, दिस इज दी जोडियर स्पीकिंग। अब किलर ने अपने आप को एक नाम दिया और वहीं दूसरी तरफ एक हाई स्कूल टीचर ने न्यूज़पेपर में छपे कोड को डिकोड किया, जिसमें कोडेड लैंग्वेज में लिखा था मुझे लोगों को मारना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को मारने में मुझको बहुत ही मजा आता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मैं मरूंगा स्वर्ग में मेरा दोबारा जन्म होगा। वो लोग जिन्हें मैं मारता हूँ वह सब मेरे गुलाम होंगे और मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम मुझे मेरे गुलाम इकट्ठा करने से रोकोगे। अब इससे यह बात तो साफ थी कि जोडी और भी मर्डर करने वाला है। 27 सितंबर 1969, नेपा कैलिफोर्निया, एक कॉलेज स्टूडेंट कपल सिलसिला और ब्राइड। सिलसिला की एज अभी 22 साल थी और ब्राइड की 20 साल। यह दोनों एक लेक किनारे पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। तभी सिलसिला एक व्हाइट मैन को देखती है जिसकी हाइट 5 फुट थी और जिसने काफी डरावने कपड़े पहने हुए थे और साथ ही उस इंसान के हाथ में एक गन और चाकू भी
था। और फिर वो आदमी गन दिखाकर पैसे और हुंडी की कार की चाबी मांगता है, जिसके बाद में वो व्यक्ति सिलसिला और ब्रायन को रस्सी से बांध देता है। ब्रायन को लगता है कि यह एक रॉबरी है, और तभी वो आदमी चाकू निकालता है और फिर इन दोनों पर चाकू से बार बार वार करता है। और ब्रायन को वह व्यक्ति 6 बार चाकू मारता है और उसी के साथ ब्रायन की गर्लफ्रेंड को वो 10 या 15 बार चाकू मारता है। जिसके बाद वह वहाँ से जाने से पहले ब्रायन के कार पर अपने साइन और एक मैसेज लिखता है, जिसमें पिछले मर्डर की डिटेल लिखी होती है। और आखिर में लिखता है बाय नाइट। उसी शाम 7 बजे किलर नापा पुलिस को कॉल करता है और फिर अपनी किलिंग के बारे में बताता है कि मैं किलर बोल रहा हूँ और मैंने बीच के पास 2 इंसानों का मर्डर कर दिया। और फिर किलर फोन काट देता है और वहाँ से चला जाता है। जो बात किलर ने पुलिस को बताई थी वह सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है कि यह किलर कौन है, जो मर्डर करने के बाद खुद ही पुलिस को कॉल करके बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे मर्डर किया है। लेकिन पुलिस तुरंत किलर ने बताई लोकेशन पर पहुंचती है। पुलिस को ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड की जख्मी हालत में बॉडी मिलती है। पुलिस इन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन 2 दिन बाद सिलसिला की मौत हो जाती है, पर ब्रायन सरवाइव कर जाता है। 11 अक्टूबर 1969 स्टाइल, जो एक कैब ड्राइवर था, उसकी कार में एक व्हाइट मैन आके बैठता है और कुछ दूर आगे जाकर वो आदमी पॉल के सिर पर गोली मार देता है। और फिर वो आदमी पॉल का वॉलेट और चाबी के साथ पॉल की खून से शर्ट का एक टुकड़ा अपने साथ ले जाता है। इस घटना को 3 लोग अपने घर से देख रहे थे, जो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। और टीनेजर को लगता है कि वह आदमी कैब ड्राइवर को लूट रहा है और पुलिस वहाँ पर आती है। टीनेजर के बताए हुलिये के मुताबिक किलर एक व्हाइट मैन था, जिसने चश्मा पहन रखा था, जिसकी उम्र 25 से 30 साल की थी और उसकी हाइट 5 फुट 9 इंच के लगभग थी और वो थोड़ा हेल्थी इंसान था। तभी पुलिस उन टीनेजर को अपने साथ ले जाती है। उनके द्वारा बताए गए किलर की एक स्केच जारी करती है। 18 अक्टूबर को पुलिस को एक लेटर आता है जो कि जोडिया ने भेजा होता है। जोडिया यह दावा करता है कि पॉल का मर्डर उसी ने किया है और वह प्रूफ के लिए पॉल की शर्ट का एक टुकड़ा भी भेजता है। स्टेंजरो द्वारा बताए गए व्हाइट मैन का व्हाइट मैन यानी जोडिया का स्केच बनवाती है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिर पुलिस वह पोस्टर शहर में लगवा देती है और फिर जोडिया एक और लेटर पुलिस को भेजता है, जिसमें पॉल से जुड़े मर्डर के और सबूत भेजता है और साथ ही वो किसी स्कूल बस को कैप्चर करके बच्चों को मारने की बातें करता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में काफी डर फैल गया और काफी दिनों तक वहाँ के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से मना कर दिया। 20 अक्टूबर को पुलिस डिपार्टमेंट को एक फोन आता है जो कि खुद को जोडिया बता रहा था। जोडिया किसी लाइव टीवी शो पर आने की बातें करता है, जहाँ पर वो अपने पहचान बताएगा। शो के होस्ट से बात करता है लेकिन अपनी पहचान नहीं बताता। जब पुलिस ने इस कॉल को ट्रेस किया तो पता चला कि यह कॉल किसी मेंटली आदमी ने किया था। इससे यह पता लगता है कि यह जोडिया नहीं था। 8 नवंबर को जोडिया एक और मैसेज भेजता है, जिसे अगले 51 सालों तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। फाइनली एक टीम ने 5 दिसंबर 2020 इस मैसेज को डिकोड कर दिया, जिसमें जोडिया ने लिखा था कि लाइव शो टीवी पर मैं नहीं था और न ही मुझे मरने से डर लगता, क्योंकि मौत मुझे स्वर्ग में पहुंचा देगी, जहां मेरी गुलामी करने के लिए मैंने काफी सारे लोग इकट्ठे कर रखे हैं। शायद आपको याद भी होगा कि जोडियो को लगता था कि वह जिसका मर्डर करता है वह स्वर्ग में जाने के बाद उसकी गुलामी करेंगे। कुछ दिन बाद जोडिया पुलिस को एक लेटर और भेजता है, जिसमें कुल 7 पेज थे, जिसमें जोडिया साफ साफ लिखता है कि पॉल के मर्डर के बाद 2 पुलिस वालों ने उससे बात भी की थी, जिसके बाद अमेरिका में बहुत सारे मर्डर को जोडिया से लिंक भी किया गया, लेकिन पुलिस पूरी तरह से श्योर नहीं थी। जोडिया का आखिरी लेटर 19 जनवरी 1969 को आता है, जिसमें वो एक फिल्म की तारीफ करता है और यह भी बताता है कि वो अभी तक 37 लोगों का मर्डर कर चुका है। इतने लेटर मिलने के बाद भी पुलिस पता नहीं लगा पाई कि जोडिया कौन है। अब सवाल यह था कि इतने मर्डर के बाद भी पुलिस ने किसी पर भी शक क्यों नहीं किया। लेकिन फिर पुलिस को कई लोगों पर शक होता है। सबसे पहले नाम आता है अतर। अतर से पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की और पुलिस को भी लगता था कि अतर ही जोडिया है। पुलिस को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जिस दिन लेक पर मर्डर किया गया था उसी दिन अतर अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह लेक बरिसा जा रहा है, लेकिन जब वो घर वापस आता है तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसके पास एक चाकू भी था। उसके अलावा अतर का एक दोस्त यह भी बताता है कि अतर कई बार इंसानियत की बातें भी करता है। पुलिस ने कई बार अतर के घर की तलाशी भी ली, जिसमें पुलिस को मर्डर के रिलेटेड कुछ सबूत तो मिलते हैं, लेकिन वह अतर
को जोडिया साबित करने के लिए काफी नहीं थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि 1974 में अतर को चाइल्ड मैलेटर के केस में 2 साल की सजा हुई थी, लेकिन उन 2 सालों के बीच पुलिस को जोडिया की तरफ से कोई भी लेटर नहीं मिला। 1919 में पुलिस अतर के घर का एक सर्च वारंट जारी करती है, लेकिन फिर भी पुलिस को वहाँ से कुछ ज्यादा सबूत नहीं मिले। 1992 में अतर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस एक और वारंट जारी करती है जिसमें अतर की प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है। अगस्त 1992 माइकल जो जोडिया के दूसरे अटैक में बच गया था, उसे पुलिस सारे क्रिमिनल की फोटो दिखाती है, जिसके बाद माइकल औरत की फोटो देखकर कहता है कि यही वो आदमी है जिसने 1969 में उन दोनों पर हमला किया था। 2018 में डेविड की बेटी कहती है कि उनके पिता डेविड को हमेशा लगता था कि हर्थी किलर है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते थे कि अर्थ जोडिया नहीं है, क्योंकि जोडिया की जो फोटो बनाई गई थी उसे अर्थ बिल्कुल भी मैच नहीं करता था, और फिर अर्थ की हेड राइटिंग जोडिया की हेड राइटिंग से भी बिल्कुल मिलती थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी जोडिया की असली पहचान आज एक मिस्ट्री है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो जोडिया को पकड़ने में मदद कर सके। आज तक जोडिया ने जितने भी मर्डर किए थे उसके बारे में जोडिया ने पुलिस को सब कुछ बताया कि उसने कैसे कहां पर मर्डर किया है, लेकिन जोडिया ने आज तक अपना फेस कभी भी नहीं दिखाया। कहानी में एक बात तो साफ है कि कुछ राज सामने नहीं आते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मेरी स्टोरी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नेक्स्ट स्टोरी में।